नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमजेटी एजुकेशन में। आज साथियों हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएसएचएल और सीजीएल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सीरीज। और इस सीरीज कौन सी है? तो 7वीं सीरीज है, 7 नंबर की। हर दिन एक नया सेट लेकर के आपके सामने आते हैं। तो भैया सभी लोग अपने साथियों को सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने भी साथी आ गए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? इसके बारे में बताना है सभी लोगों को। भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक करंट, पावर एंड एनर्जी। तो किसकी एक इकाई हो जाती है इसके बारे में बताना है। जबकि सभी लोग जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल हो जाता है, यानी कि एनर्जी हो जाती है। और जूल किसका मात्रक होता है? तो सभी लोग जानते हो किसका? ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी का मात्रक होता है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का साथियों आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। और जितने बच्चों ने डी किया है आप सभी का प्रयास सही है और डी ही आंसर सही होगा। लगातार प्रयास करते रहेंगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन आप सभी लोग साझा करते रहेंगे और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इसीलिए इस तरीके सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने और अगले क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो इस डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर, यानी उस शब्द को 2021 के लिए घोषित किया गया है, वह कौन सा शब्द है आपको बताना है। वैक्स, एनएफटी, वैक्सीन, नन ऑफ दीज। तो किसे घोषित किया गया है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ष 2021 में। सभी लोग जानते हैं साथियों किसको किया गया है? वैक्सीन को। ये कोरोना काल के दौरान महामारी के बाद हम निपट के आगे आ रहे थे और वैक्सीन पर काफी काम किया जा रहा था। तो 2021 के लिए वैक्सीन को घोषित किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर। और जितने बच्चों ने सी किया है आप सभी का आंसर एकदम राइट है और सही है। अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है बताइए। संजय दत्त, सलमान खान, राहुल मित्रा, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करते रहेंगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचनाएं हैं, सभी सूचनाओं को आप उसमें लिखते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे। चलिए भैया फटाफट आंसर बताइए और इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, अर्थात संजय दत्त। किसको बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर साथियों किसको बनाया गया? तो संजय दत्त को बनाया गया है, ठीक है ना। तो संजय दत्त इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जितने बच्चों ने एक किया है सभी लोगों का राइट आंसर है। बढ़िया कर रहे हैं, शानदार प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे रहिए और आंसर बताते भी रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो उनका नाम बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि एचआरए। तो एचआरए के बारे में बताना है। एचआरए मतलब क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी साथियों स्थापना कब की गई थी ये भी जान लीजिए आप। स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1924 को। 24 अक्टूबर 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो फाउंडर की बात करेंगे यहां पर। तो फाउंडर थे इसके कौन? सचिन सान्याल। तो साथियों सचिन सान्याल इसके क्या थे? फाउंडर यानी कि संस्थापक हुआ करते थे, ठीक है ना। तो सचिन सान्याल संस्थापक हो जाएंगे। जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इस संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो यहां पे आपको एक ही नाम देखने को मिल रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल इज द राइट आंसर। और जितने हमारे बच्चों ने ए किया है उन सभी का प्रयास सही था। सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर किया है। लगातार लगे रहिए और आंसर करते रहिए। राम प्रसाद बिस्मिल इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एचआरए के बारे में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म
कामा कम संघनन कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा ठंडे अधिक पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसमें से बताना है ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जब कोई गर्म कर दे होता है पदार्थ, गर्म होने के बाद कहां उठता है, ऊपर उठ जाता है, ऊपर होने के बाद भारी होकर के फिर नीचे की ओर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये आपको बताना है उस प्रक्रिया का नाम कन्वेक्शन हो जाएगा या कंडेंसेशन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। तो सभी लोगों को बताना है और उसी प्रक्रिया के द्वारा अपनी पृथ्वी के, जो हमारी प्यारी पृथ्वी है यानी अर्थ है, अर्थ में बीच से एक रेखा जाती है जिसका नाम क्या है 0 डिग्री, और 0 डिग्री रेखा को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, इसी को कहा जाता है इक्वेटर लाइन। इसी को कहा जाता है भैया इक्वेटर लाइन, या इसी को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। यहां पर देखेंगे दिन भर का तापमान बहुत ज्यादा होता है आसपास का, और तापमान ज्यादा होने के कारण हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठ करके फिर क्या होता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर झमाझम होती है बारिश। लेकिन वहां पे बरसात के बारे में नहीं पूछ रहा है, प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्शन यानी कि संवहन। अगर पूछा जाए विषुवत रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो भैया कौन सी वर्षा होती है, संवहन से बन जाएगा संवहनीय वर्षा। ये आपसे आंसर आता है। तो कौन सी वर्षा होगी साथियों, तो वहां पर होती है भैया संवहनीय वर्षा, यानी क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस को कन्वेक्शन के नाम से या संवहन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है, यानी 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। चलिए फटाफट आंसर करिए, लगातार आंसर करते रहना है और आपको बताते रहना है, लगातार सभी लोग प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हैं हमारे कितने बच्चों का सही आंसर आता है। आपको प्रयास लगातार करना है, आंसर देते रहना है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा महाजन होगा नहीं, है ना, सुमित्रा महाजन को दिया नहीं गया था। किसको दिया गया था, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सुदर्शन साहू जी को। किसको किया गया था, तो प्यारे बच्चों सुदर्शन साहू जी को सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। और जितने बच्चों ने सी किया है सभी का प्रयास सही है, और इनके बारे में आपको यह भी इंफॉर्मेशन बतानी है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इनका क्षेत्र क्या है, इसके क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताना है। जबकि पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का जो सम्मान क्षेत्र में दिया जाता है द्वितीय सम्मानित पुरस्कार है। पहला जो सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है जिसका नाम होता है भारत रत्न। निम्न में से किसने वर्ष 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वर्ष 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई जी की जगह ली थी। तो यहाँ बहुत ही रोचक कहानी है। देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे प्रधानमंत्री बने थे उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री, और उनकी भी डेथ हो गई थी ताशकंद समझौते में। उनकी मृत्यु के बाद बनी थी, है ना, जो एक लेडी हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है 1979 में, सरकार गिर जाती है नसबंदी वाले मामले पर, और सरकार बन जाती है जनता पार्टी की सरकार बनती है, और जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। चौथे प्रधानमंत्री होते हैं देश के, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक नेता होते हैं, गठबंधन की सरकार थी, बड़ी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की, जिनका नाम था भैया चौधरी चरण सिंह। तो यहां पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई की जगह ली थी, और ये बने थे 7 जुलाई को और 28 जुलाई को। कब बन गए भैया, तो 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो भैया चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और जुलाई के महीने में एक महीने बाद फिर से क्या होता है, श्रीमती इंदिरा गांधी अपना बहुमत सिद्ध कर लेती हैं, और एक महीने बाद चौधरी चरण सिंह भी क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। इनसे एक प्रश्न और पूछा जाता है साथियों, क्या पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री थे लेकिन कभी भी संसद में नहीं गए, यानी जब तक ये प्रधानमंत्री एक महीने तक थे संसद की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई, यानी बिना संसद गए प्रधानमंत्री के कार्यकाल समाप्त हो गया। तो चौधरी चरण सिंह जी का था, एक महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। आप देखेंगे एक महीने में 3 प्रधानमंत्री बदले, इंदिरा गांधी गई, मोरारजी देसाई आए, देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह, और फिर इंदिरा गांधी आ जाती हैं। तो देश के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह। तो इनके बारे में यह भी तथ्य याद रखना है, ये 5वें नंबर के क्या थे, पीएम थे, यानी कि प्रधानमंत्री।
ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, आप लोग शानदार प्रयास कर रहे हैं। हमारे सभी प्यारे बच्चे, सभी लोग दबा के आंसर भी कर रहे हैं और लगातार आंसर कर रहे हैं। एक काम करना है, सभी बच्चों को अपने सेशन को पहला काम आते ही लाइक कर देना है। सभी लोगों को सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, मजा आ रही हो, सेशन को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उसके बारे में बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सही आंसर आता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही बात है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कब लिखी थी? तो 1875 में इनके द्वारा लिखा गया था। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भैया ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 ईस्वी में। तो ये आपको देखना है, ठीक है ना। जबकि ये ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था भैया राजा राम मोहन राय। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत, ये स्टेटमेंट सही था। उनका जन्म स्थान गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इनका जन्म स्थान कहाँ पर? गुजरात के एक गांव में हुआ था, स्थान का नाम, जिसका नाम क्या था? टंकारा। तो कहां पर हुआ था साथियों? टंकारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? ये भी जान लीजिए, 1824 ईस्वी में। अब आप यहां दिमाग लगा लो, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और इनका जन्म ही 24 में हुआ था। क्या पैदा होते ही कलाकार तो हो नहीं जाएंगे कि 4 साल के अंदर कलाकारी दिखाने लगेंगे, किसी संगठन की स्थापना कर लेंगे? तो ऐसे भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा ये। अगला ऑप्शन है, वे आर्य समाज के संस्थापक थे, बिल्कुल राइट आंसर है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। 3 स्टेटमेंट सही है। अब इसमें से पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, तो बच्चों कौन सा बताना है? असत्य स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। जितने बच्चों ने बी फॉर बॉल किया है, सभी के आंसर क्या है? राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी लोग प्रयास करते रहेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। अगला प्रश्न है, EIU वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइए फटाफट, है ना। EIU, तो EIU का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। यहां पर EI हो जाएगा EI और U, यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार हुआ था। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की अगर इसकी बच्चों स्थापना की बात करेंगे तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, अगर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन है भैया? उनका नाम है साइमन बैटपिस्ट। तो नाम क्या हो जाएगा? साइमन बैटपिस्ट। तो साइमन बैटपिस्ट इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अब इसमें बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है। पहले नंबर पर इसे नियुक्त किया गया है। तो इजराइल की कैपिटल क्या हो जाती है? तेल अवीव हो जाती है, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे अगर पूछा जाए कौन है, तो सेकंड नंबर पे फ्रांस की कैपिटल, जिसका नाम क्या है? पेरिस। पेरिस क्या है? सुरा और सुंदरियों का देश है। बहुत अच्छी अच्छी सुंदरियां यहाँ पाई जाती हैं। सुरा मतलब शराब के लिए भी फेमस स्थान है, क्योंकि ये किस सागरी जलवायु में आता है? भूमध्य सागरी जलवायु में आता है बेटा। और भूमध्य सागरी जलवायु में रसीले फल पाए जाते हैं। अंगूर वगैरह खेती यहाँ उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अंगूर से एकदम हाई क्वालिटी की वाइन वगैरह, शराब वगैरह यहाँ बनाई भी जाती है। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए आंसर होगा। जबकि पेरिस क्या है? सेकेंड नंबर पर। और दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव यानी इजराइल का। फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है? तो फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है? भैया फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, करंट से है, अपडेटेड प्रश्न है। चलिए सभी लोग आंसर करिए भैया। जो पिछले साल भी सबसे शक्तिशाली महिला थी फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट में, फिर एक बार से उन्होंने कारनामा कायम कर रखा है अपना स्थान, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो भारत की क्या है भैया? वित्त मंत्री।
सभी लोग जानते हैं अभी हाल ही में इन्होंने भारत का बजट भी पेश किया था फरवरी के प्रथम सप्ताह में। तो भारत की क्या है, ये वित्त मंत्री हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। तो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, पहले स्थान हासिल किया है। जबकि सेकंड पर कौन है भैया, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की अर्धांगिनी धर्मपत्नी नीता अंबानी जी है, ठीक है ना। रिलायंस चेयरपर्सन की क्या है, सीईओ फाउंडर भी है। तो ध्यान रखेंगे रिलायंस कंपनी की नहीं, जो उनका एक एनजीओ चलता है उसकी। तो नीता अंबानी किसकी वाइफ है, मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी की वाइफ है, ये क्या है सेकंड। जबकि फर्स्ट पे कौन है, निर्मला सीतारमण। यहां पे ए इज द राइट आंसर। गुर्दा यानी किडनी, जिसको किडनी कहते हैं ना, गुर्दा, किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी, फंक्शनल एंड कौन सी, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो जाएगी, आपको बताना है किडनी। किडनी का काम क्या होता है, सभी लोग जानते हो। किडनी जो हमारे द्वारा रक्त होता है, हमारे रक्त में जो अशुद्धियां आ जाती है, यूरिन वगैरह पदार्थ उसमें मिक्सचर हो जाते हैं, उनको फिल्टर करने का काम या उनको सेपरेट करने का काम कौन करता है, किडनी। जबकि रक्त का फिल्ट्रेशन कहां पर होता है, फेफड़े में भी होता है, लेकिन फेफड़े में भैया क्या होता है, वहां से केवल गैसों का आदान प्रदान होता है, खराब प्रकार की गैसें बाहर और ऑक्सीजन को अंदर डाला जाता है। जबकि जो लिक्विड पदार्थ होता है, यूरिन वगैरह, उसका फिल्ट्रेशन कहां पे होता है, तो किडनी में। और किडनी में होता है जो उसकी सबसे फंक्शनल इकाई हो जाती है, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, जब भी आप बायो में पढ़ोगे उसे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन नामक वहां छन्नी लगी होती है, ठीक है ना। नेफ्रॉन नामक जो छन्नी लगी होती है, उसी छन्नी में से इसको फिल्टर किया जाता है। और किसको फिल्टर किया जाता है, तो ब्लड को यानी रक्त को। और रक्त को जब फिल्टर किया जाता है तो एक आंकड़ा है कि 24 घंटे में, यानी ये हमारी किडनी 24 घंटे में लगभग 180 लीटर, 24 घंटे में लगभग 180 लीटर ब्लड को यानी रक्त को क्या कर देती है भैया, फिल्टर करने का काम करती है। सोचो कितना काम, 24 घंटे के अंदर लगभग 180 लीटर जल को, किसको, जल बोल रहे हैं, रक्त को यानी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। और किडनी में सबसे उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है नेफ्रॉन। कभी पूछा जाए किडनी गुर्दा की सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। जैसे हमारे शरीर की सबसे फंडामेंटल फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती, सेल होती है, वैसे ही किडनी का जो सबसे फंडामेंटल ऑर्गन होता है यूनिट, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन नामक छन्नी लगी होती है जो उसे फिल्टर करने का काम करती है। और यहां पर लिखा हुआ है नेफ्रोपैथी, तो वही बात हो जाएगी, यानी वृक्काणु। हिंदी में, हिंदी टफ है, तो नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन से क्या बनेगा, नेफ्रोपैथी। तो बी इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी में मज्जा क्या होती, मेडुला, मेडुला उसी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, जो अंदर फिल्ट्रेशन के अंदर वो लगी होती है, एक प्रकार की एक फंक्शन कह सकते हैं वहां पर, एक ऑर्गन सेल, एक उसका ऑर्गन्स कह सकते हैं छोटा सा। तो मेडुला अलग हो जाएगा, जबकि यहाँ पे राइट आंसर नेफ्रॉन क्या होगा, नेप्रोपैथी। सभी लोगों ने सही आंसर किया है, लगातार आंसर करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन आपको डालते रहना है। चलिए, निम्न में से कौन सी किताब, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है। तो वह कौन से व्यक्ति था जिसने अपनी किताब में सारी चीजों को बताया। 11वीं शताब्दी अगर माना जाएगा तो यानी 1033 ईस्वी में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम क्या था भैया, किताबुल हिंद। और किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको आंसर देना है। चलिए फटाफट बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 12। सभी हमारे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, लगातार प्रयास करते रहना है, आंसर करते रहना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब शेयर करिए और सेशन को लाइक करते रहना है, लाइक में कोई कंजूसी नहीं करनी है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अल बरूनी। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा भैया, बी इज द राइट आंसर, यानी अल बरूनी। अल बरूनी ने 1033 ईस्वी में कौन सी किताब लिखी थी, जिसका नाम था किताब उल हिंद। भैया कौन सी थी, तो किताब उल हिंद लिखा था। और किताब उल हिंद में, इसमें भारत के महत्वपूर्ण विवरण के बारे में जानकारी मिलती है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक सभी प्रकार के वहां पे इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती हैं। और किस भाषा में लिखी गई थी, तो ध्यान रखेंगे किताबुल हिंद 1033 ईस्वी में अरबी भाषा में। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लेता है तो किस भाषा में लिखा था, क्योंकि अरब से आया हुआ था, तो अरबी भाषा में इसने लिखा था। और इसे इस्लाम में अल्लाह शब्द पूछा जाए कभी कि अल्लाह शब्द किस भाषा का शब्द है, तो अल्लाह शब्द बेटा क्या है,
अरबी भाषा का ही शब्द है, क्योंकि अरब से मुसलमान आए थे और सबसे पहले उन्होंने अल्लाह कहा था। अल्लाह मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर। और एक वर्ड होता है यहीं पर खुदा, एक होता है इस्लाम में खुदा। खुदा किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। जैसा क्या है अल्लाह है वैसा ही खुदा होता है। ये भी इसका मतलब पूछा जाए सुप्रीम पावर है ना, ये सुप्रीम गॉड कह सकते हैं। ये फारसी भाषा का शब्द है। आ से अल्लाह, आ से अरबी, ऐसे आपको याद करना है। ठीक, चलिए ये थी इंफॉर्मेशन। अगले प्रश्न के बारे में बताएंगे। अगला प्रश्न भी अरब देशों से संबंधित है। अरब देशों का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? चलिए आंसर करिए। अरब देशों का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? जबकि इसके पहले अभी कौन हुआ करता था? ब्राजील। ब्राजील को हाल ही में पीछे छोड़ करके ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है? तो ऐसा कारनामा करने वाला अपना प्यारा देश भारत। हिंद देश के निवासी हम लोग भारतीय हैं और भारत के लोगों ने ऐसा कारनामा किया, कहीं तो हम लोग आगे आए कम से कम, यानी डी इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने डी आंसर किया है सभी लोग ताबड़तोड़ तरीके से आंसर कर रहे हैं, मजा भी आ रही है। लगातार आंसर करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, ठीक है ना। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैंने कहा आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ब्राजील को पीछे छोड़ करके सबसे ज्यादा खाद्य आपूर्ति करने वाला देश अपना देश भारत बन गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेंगे इस पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? जबकि यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में साथियों सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताइए, फटाफट कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे, लगातार प्रयास करते रहिएगा। अपने नाम की चिंता मत करिए, नाम बोला जाएगा समय आने पर, बस आप लोगों को फटाफट आंसर करना है, प्रैक्टिस करना है। डेली आपका नाम लिया जाता है, लेकिन आज ना लिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें किसको दिया गया 2021 का? तो भैया दिया गया है दामोदर मौजो को, है ना। मौज कर रहे हैं दामोदर मौजो, ऐसे याद कर लो। किसको दिया गया है? तो दामोदर मौजो को दिया गया है, और ये मौज कर रहे हैं, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया है। ये कौन से लेखक हैं, कहाँ के हैं? तो कोंकणी लेखक हैं, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। कौन से लेखक हैं? तो कोंकणी लेखक हैं। और कोंकणी भाषा को आप सभी लोग जानते हो, आपके क्या है राजकीय भाषा में शामिल किया गया है, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो कोंकणी भाषा के लेखक हैं। जबकि नीलमणि फुकुन को वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और ये कौन से कवि हैं? तो असमिया कवि थे, यानी असम के क्या हैं? कवि हैं। तो ये इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2020 का किसे दिया गया? नीलमणि फुकन को दिया गया था, जबकि 21 का दामोदर मौजो को, और ये क्या है? कोंकणी लेखक हैं। ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। और भी जो इंफॉर्मेशन आपके पास है सभी लोग वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार आ गया है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है, और यह भी बताना है साथियों किस राज्य में स्थित है और उस राज्य के किस जिले में स्थित है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। लगातार आंसर करते रहिए और बताने का प्रयास करेंगे। किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा, पहले राज्य जानिए किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे बच्चों कहां पर? पंजाब का एक जिला है, उस जिले का नाम क्या है? रूपनगर, ठीक है ना। पंजाब का क्या है? एक जिला, और जिले का नाम क्या? रूपनगर जिले में। पंजाब के रूपनगर जिले में, और किस नदी के तट पर है? तो पंजाब में एक नदी बहती, इसका नाम क्या है भैया? सतलज नदी। कौन सी नदी बहेगी? तो सतलज नदी बहेगी, ऐसे भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यमुना बहेगी नहीं, गंगा बहेगी नहीं, बचा व्यास और सतलज। तो यहाँ पे व्यास किसकी सहायक है? सतलज की, तो सतलज इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और कौन सी? गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलज नदी के तट पर किस जिले में है? तो रूपनगर जिले में। और किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। ये थी पूरी इंफॉर्मेशन।
आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन अपनी डालनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, क्योंकि यही अभ्यास आपको काम आएगा एग्जाम में। थकना नहीं है, हारना नहीं है, लगातार करते रहना है, क्योंकि लगातार अभ्यास का नतीजा आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब वहां पे जाओगे तो आपकी एनर्जी फुल होती है, जितना अभ्यास कर चुके होते हैं, प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, वही काम आता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, सोचिए ओलंपिक वगैरह गेम्स में लोग 15 सेकंड की परफॉर्मेंस करने के लिए लगातार 15-15 साल मेहनत करते हैं, तब जाकर के वो क्या करते हैं, ओलंपिक में पदक पाते हैं। तो ध्यान रखना है, 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए जब वो 15-15, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको तो 1 घंटे की परफॉर्मेंस देनी होती है एग्जाम में, 2 घंटे की देनी होती है, तो आपको भी लगातार मेहनत करते रहना ही होगा। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए भैया, तांबे की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तांबे की खानें कहां पाई जाती हैं सबसे ज्यादा? तो बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है और आंसर बताएंगे सभी लोग। गया कहां पड़ता है? बिहार। बिहार में तांबा पाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्यों झर में पाया नहीं? सतना एमपी में पड़ता है, वहां पर तांबा नहीं बल्कि चूना वगैरह पाया जाता है, कभी देखा सीमेंट बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, यानी खेतड़ी। तो खेतड़ी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और खेतड़ी कहां पर पड़ता है? तो सभी लोग जानो कहां पर, या जानते ही होंगे, राजस्थान। तो प्यारे बच्चों कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान का वो कौन सा जिला है? तो राजस्थान का झुंझुनू जिला। राजस्थान का झुंझुनू जिला, जहां पर खेतड़ी नामक स्थान है, वहीं पर सबसे ज्यादा तांबे का क्या होता है? उत्पादन होता है। और राजस्थान में जावर की खानों से, किसकी? और खनिज भी वहां से निकलता है। जावर की खानों से क्या निकलता है भैया? तो सीसा और जस्ता। कौन क्या निकलता है? तो सीसा और जस्ता, यानी कि जिंक निकलता है। और दोनों को कौन सा मिनरल कहा जाता है भैया? ट्विंस मिनरल के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा मिनरल बाबू? ट्विन मिनरल के नाम से भी जाना जाता है, जुड़वा खनिज के नाम से भी इन्हें जाना जाता, सीसा और जस्ता। और राजस्थान की कहां पर? जावर की खान से निकलती है, उदयपुर जिला है। जबकि झुंझुनू जिला में क्या निकलता है भैया? तो खूब तांबा निकलता है। और तांबा क्या होता है? वायर वगैरह बनाने में भी काम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मेटल भी है और मिनरल्स। भारत के पहले सीडीएस, ठीक है ना, चीफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश में हाल ही में निधन हो गया, सभी लोग जानते हैं। इनका क्या नाम था? ठीक है ना। जिस हेलीकॉप्टर में निधन हो गया उसका क्या नाम था, आपको बताना है, ठीक है ना। दोनों आंसर बताने हैं। एक तो यहां पूछा गया है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, पहले सीडीएस कौन थे, उनका नाम बताना है। और वह किस हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, उस हेलीकॉप्टर का भी नाम बताइए। वो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है। चलिए आंसर करिए फटाफट भैया। जनरल बिपिन रावत, एमएम नरवणे, एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। बल्कि जिस विमान में उड़ रहे थे उसका नाम क्या था? MI-17, MI-17 चैपर, MI-17 चैपर था। और किस देश के विमान को परचेज किया गया था भैया? रसिया का था, ठीक है ना। रूस का विमान था जिसका नाम क्या था? MI-17 चैपर। MI-17 चैपर था। और किसके द्वारा? तो भैया जनरल बिपिन रावत, यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है, जो पहले सीडीएस थे, ठीक है ना। पहले सीडीएस कौन थे? तो बच्चों जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस थे जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और आपको यह भी बताना है अब उनके बाद वर्तमान में सीडीएस कौन है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए। चलिए देखते हैं आपको करंट कितना तैयार है। वर्तमान में सीडीएस कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। वर्तमान में कमेंट करें कौन सीडीएस हैं, सभी लोग इस पे कमेंट करिए। और जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी, पहले क्या था? चीफ डिफेंस स्टाफ कमीशन, ठीक, उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, एयर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भैया एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है, यह बताना है। चलिए बताइए भैया, पहले स्थान पे, दूसरे, तीसरे या चौथे? फटाफट बताइए। एशिया में पावर के मामले में, शक्ति प्रदर्शन के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्थान कौन सा देश है वही बताना है। और अपना प्यारा देश भारत शक्ति प्रदर्शन के मामले में किस स्थान पर आता है पावर के मामले में?
तो यहां पे हो जाएगा पहले स्थान पे कौन, यही बताना है। भारत का भी सभी लोग कमेंट करेंगे, लगातार बताएंगे भैया, ठीक है ना। चलिए फटाफट बताइए। अभी हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स जो निकाला गया है, कितने देशों में रैंक निकाली गई है? 26 देशों में। 26 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें फर्स्ट पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड पे कौन है? अपना पड़ोसी देश चाइना। और थर्ड पे कौन है? तो बच्चों भैया वो जापान। थर्ड पे कौन है? जापान। जबकि फोर्थ पे कौन है? अपना प्यारा देश भारत। तो भारत के बारे में पूछा गया, डी इज द राइट आंसर। तो डी इज द क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर सारे देशों के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। और भारत का यहां पर स्कोर क्या था? तो 37.7 37.7 स्कोर के साथ भारत का चौथा स्थान था। जबकि टोटल आउट ऑफ कितने स्कोर में से? तो 100 में से इतना इसके पास स्कोर किया था। और भारत क्या है? इसमें चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बाघ हमारा कीट भोजी, बाघ हमारा कीट भोजी घटपर्णी पिचर प्लांट अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है। चलिए बताइए भैया। घटपर्णी पिचर प्लांट, ठीक है, अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फटाफट बताइए। कर्नाटक, मेघालय, गोवा एंड असम। सभी लोग आंसर बताएंगे भैया। कर्नाटक, गोवा, है ना, मेघालय एवं असम किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो किस राज्य में स्थित है बाबू? जितने बच्चों ने किया है बी आंसर सभी का है सही, और जिन्होंने किया है सी ऑप्शन उनका सभी का है गलत। डी वालों का भी क्या हो गया? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, जिसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग, ठीक है ना। और मेघालय में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय में सबसे ज्यादा विश्व की वर्षा होती है कहां पर? मौसिनराम, ठीक है ना। और चेरापूंजी भी कहां पर है? वहीं पर स्थित है। तो लगातार आप लोग प्रयास करते रहेंगे और आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करते रहना है। सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे दबा के, बिना लाइक और शेयर किए जाना नहीं है। अगला प्रश्न, विशिष्ट लेन देन संदर्भ व्याख्या डॉट डॉट वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की प्रणाली के रूप में किया जाता है। उसमें पूछा गया कितने कोड होते हैं, मतलब कितने कैरेक्टर होते हैं जो आरटीजीएस किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कितने वर्ण होते हैं, वर्ण कोड बताने हैं। 45, 22, 34 एवं 17। फटाफट बताइए। और ये क्वेश्चन एक बार मैं करवा भी चुका हूं, दोबारा है, चलिए फिर से करिए फिर बताइए। तो इसमें कितने होते हैं? तो भैया जितने बच्चों ने बी आंसर किया है सभी का राइट आंसर है। तो क्या हो जाएगा? 22 कैरेक्टर होते हैं। कितने? उसमें कोड में जो कितने वर्ण, वर्ण मतलब कैरेक्टर, कितने? 22 कैरेक्टर उसमें होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी इसके बारे में बताना है। जबकि वर्तमान में प्लानिंग कमीशन है नहीं, प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया है। चलिए बताइए भैया, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो प्लानिंग कमीशन का फाउंडेशन या स्थापना कब की गई? तो भैया 15 मार्च, डेट सहित याद करिएगा। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और इसी के द्वारा देश में लाई गई पंचवर्षीय योजनाएं। और देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई? 12। अगर पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो कब लाई गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों 1951, ठीक है ना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951, टोटल कितनी आई? 12। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950। हमारे सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है, शानदार प्रयास किया है, ठीक है ना। यानी सभी बच्चों का लगभग आंसर सही था। लगातार प्रयास करते रहना है और दबा के आंसर करते रहिए, ठीक है। और कब ये समाप्त किया गया? योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? भैया 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। अरे 2000 समाप्त कब किया गया? भैया 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पे एक आयोग लाया गया। कौन सा? अगला नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब की गई? भैया 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पे एक नया आयोग आ गया जिसका नाम था नीति आयोग। और किसके द्वारा लाया गया? तो नमो नमो कौन से? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी मोदी सरकार की रणनीति थी।
ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे। यूपी लेखपाल का बैच जितने बच्चों ने नहीं लिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब कब लोगे? आराम से सोते नहीं रहना है, जाग जाइए, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। बैच लीजिए, परचेज करिए और अपना भविष्य उज्जवल करिए। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? भैया लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था किस वर्ष? वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और किसी भी सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। एक प्रश्न और आता है, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? राउंड टेबल 3 हुए थे। तो भैया गोलमेज सम्मेलन कितने? तो बाबू को टोटल गोलमेज सम्मेलन, टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन सा भारतीय था? उसका नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब? पहला हुआ था 1930 और दूसरा कब हुआ मैं नहीं बताऊंगा, और तीसरा बताऊंगा 1932। अब तो अनुमान लगा लो मेरे प्यारे बुद्धिमान लोगों, 1931। 1931 में कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से कौन गया था? फटा पोस्टर निकला हीरो, कौन सा बुड्ढा? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को इसी गोलमेज सम्मेलन में किसने? विंस्टन चर्चिल ने। अरे भैया किसने? तो चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? नग्न फकीर की संज्ञा दी, कहा यह नग्न फकीर है। ठीक, क्योंकि गांधी जी क्या पहनते थे? बस एक धोती थी, उसी धोती को पूरे शरीर में लपेट लिया करते थे। तो नग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। और इस गोलमेज सम्मेलन में साथियों आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहले आंसर देख लो, अब तो समझ में आ गया। पहला का हुआ 30, दूसरा 31, तीसरा 32। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी गए थे, इनकी जो मांगे थी उसे अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था। यानी इनके द्वारा जो असहयोग अवज्ञा आंदोलन था उसको भी क्या कर लिया इन लोगों ने? भैया स्थगित करवा लिया। और गांधी जी के साथ धोखा हो गया था। गांधी जी बेचारे वहां से मुंह लटका के वापस आ गए, बंबई पहुंचे तो उनके स्वागत में वहां खड़े लोगों से उन्होंने कहा कि मैं वहां से खाली हाथ लौटा हूं, कुछ लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन मैंने भारत की साख को बट्टा लगने नहीं दिया है। यह स्टेटमेंट किसका था? फटा पोस्टर निकला हीरो, कौन सा गांधी? बाबू महात्मा गांधी। ठीक है, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करते रहिए, लगातार लिखते रहेंगे और सभी प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, आंसर करते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। और दबा के लाइक और शेयर करते रहिए, इतना ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, तो भैया लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, करिए भैया। निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? चलिए बताइए, किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के बराबर होती है, समान होती है? इसमें आंसर हो जाएगा आवेग। सी इज द राइट आंसर। साइंस का क्वेश्चन था, इसमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है ना? तो रैखिक जो संवेग होता है, लीनियर जो संवेग होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है? तो आवेग के, इंपल्स के इक्वल होता है। अगला प्रश्न आ गया, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जितने लोगों ने नहीं किया है, और शेयर तो करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बाद में कर देना। निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर नहीं है? चलिए बताइए, कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर नहीं है? तो पश्चिमी तट सब लोग समझते हो, यहां से मैं बता दे रहा हूं मैप, जिससे आपको ये तट हो जाएगा पश्चिमी तट। यहां पे कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद पिद्दी भर का गोवा। फिर कौन सा? नाटक, कर्नाटक। कौन सा? केरल। ये 5 राज्य हो जाएंगे। इसमें से जानते हो सूरत कहां है भैया? गुजरात में। काकरावार कहां है? यहीं पर महाराष्ट्र में। ठीक, मंगलौर कहां है? कर्नाटक। तो 3 हो गए, यानी ये तीनों पश्चिमी तट पर। बचा क्या? सॉरी, ये तीनों बचा क्या? गोपालपुर। ठीक है ना? तो गोपालपुर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पे, क्योंकि गोपालपुर पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ये गलत है, लेकिन आंसर गलत ही पूछा गया है, शहर नहीं है। तो 24 का ए इज द राइट आंसर। चलिए आ जाएंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट प्रश्न है। सभी लोग पढ़िए, फटाफट आंसर करिए। देखते हैं सबसे पहले, सबसे तेज कितने बच्चों का आंसर आता है। लगातार आंसर करेंगे आज के लास्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी विज्ञान की शाखा न्यायिक प्रक्रिया में सहायता करने तथा नागरिक जांच से संबंधित विभिन्न तथ्यों की पहचान से संबंधित है? चलिए बताइए भैया, फटाफट बताइए,
फॉरेंसिक साइंस, मॉर्फोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कैलकोलॉजी। तो सभी लोगों को आंसर बताना है भैया, चलिए फटाफट। फॉरेंसिक साइंस, मॉर्फोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कैलकोलॉजी। तो 25 का आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का, मेरे प्यारे बच्चों का सही आंसर आता है। यहां पर क्या हो जाएगा भैया बच्चों, ए इज द राइट आंसर, यानी कि फॉरेंसिक साइंस क्या हो जाएगा, फॉरेंसिक साइंस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ए, और सभी बच्चों ने मेरे सही आंसर किया है बहुत ही शानदार तरीके से। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन के लास्ट तक बने रहने के लिए। फिलहाल सेशन यहीं पर आज होता है समाप्त, फिर अगले दिन मुलाकात होगी सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे, किसके लिए, एसएससी सीजीएल और सीएसएचएल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत होता है सुबह 10 बजे, और शाम को फिर एक बार मैं स्वागत करने आता हूं शाम को 7 बजे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का। तो जहां पर जिसको स्वागत करवाना है वहां पर आइएगा। चलिए साथियों विदा लेते हैं, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।